हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सबों का हमारे चैनल में। तो सुबह सुबह का वक्त है, 5 बजे का टाइम है, मौसम बहुत ही अच्छा है। आइए क्लास 8 का जो मैं पढ़ा रहा था बायोलॉजी का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ और कंटिन्यू करते हुए इसका यूजफुल एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताता हूँ। बैक्टीरिया का यूजफुल क्या होता है, यूजफुलनेस क्या होता है। तो आइए देखिए बोर्ड में। मोस्ट बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अधिकांश बैक्टीरिया जो है दूसरे जीव जंतुओं के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही एडवांटेज होता है, इतना बेनिफिशियल होता है। तो पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, बैक्टीरिया प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स एंड चीज बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन विच द मिल्क शुगर इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, कर्ड्स और चीज को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। कर्ड और चीज जो है इसी से बनता है, बैक्टीरिया से ही बनाया जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें शुगर को हम लोग लैक्टोज भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा, ठीक ना। दूसरा पॉइंट है, बैक्टीरिया एक्ट अपॉन फर्स्ट फ्रूट जूसेज टू प्रोड्यूसेज विनेगर एंड वाइन्स। अच्छा, विनेगर और वाइन्स बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। फ्रूट्स और जूस पर ये काम करता है, फ्रूट्स और जूस को ये फर्मेंटेशन करता है और इसको विनेगर और वाइन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। एथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक ना। इसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। तो इथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड, इथाइल अल्कोहल क्या होता है, ये वाइन्स और बियर्स होता है, ठीक ना। अल्कोहल शब्द जो है वो वाइन्स और बियर्स के लिए आया हुआ है, ठीक ना। तो इथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एरोबिक मतलब होता है जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया उसका नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक ना। तीसरा पॉइंट है, बैक्टीरिया एक्ट्स एज ए नेचुरल स्क्वेंजर सिंस दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट रैपिडली। चूँकि ये बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो वेस्ट नेचर में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, या जो वेस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। तो बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करने के लिए भी स्क्वेंजर का काम करते हैं। नेचुरल स्क्वेंजर्स यही हैं बैक्टीरिया। स्क्वेंजर उसको बोलते हैं जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों को खाता है या डिकम्पोज करता है, ठीक ना। दे आर यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड मैन्योर। इसीलिए चूंकि ये नेचुरल स्क्वेंजर्स है, इसीलिए इसका इस बैक्टीरिया जो है मैन्योर और कंपोस्ट के फॉर्मेशन में भी बहुत ही यूजफुल होते हैं। खाद वगैरह बैक्टीरिया ही बनाते हैं। Fibers from certain plants are obtained by the submerging stems into water for variable periods, ठीक ना। Fibers from certain plants, किसी प्लांट्स का जो फाइबर होता है, ठीक है ना, जैसे जूट वगैरह हो गया, या मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया था फाइबर्स एंड फैब्रिक्स में ना, कि प्लांट से फाइबर्स निकल जाता है। तो इसको पानी में, इसके तने को पानी में हम लोग डुबा करके सिंक करके रखते हैं कुछ पीरियड तक। द फाइबर्स आर एक्टेड अपॉन बाय द बैक्टीरियाज, और फाइबर्स के ऊपर जो है बैक्टीरिया अपना काम करते हैं, बैक्टीरिया अपना एक्शन करते हैं, ठीक ना। ग्रोइंग इन वाटर एंड द फाइबर्स आर सेट फ्री फ्रॉम स्टेम, और फाइबर जो है अपने तने को छोड़ करके अलग हो जाता है और उससे हम लोग फाइबर्स या जूट वगैरह प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ना। और इसी तरीके से बैक्टीरिया जो है लेदर को भी टैनिंग करने में हेल्प करता है, लेदर चमड़ा को टैनिंग करने में हेल्प करता है। मीथेन गैस, जिसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं, मीथेन गैस मतलब बायोगैस जो पेड़ पौधे से बनता है, ठीक ना, वो गैस। मीथेन गैस का इस्तेमाल हम लोग खाना कुकिंग गैस में करते हैं, ठीक ना। तो मीथेन गैस भी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एज वेल एज डोमेस्टिक वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रेट्रा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के हेल्प से ही एनिमल का जो वेस्ट है या पेड़ पौधे का जो भी वेस्टेज है, ठीक ना, उसको डिकम्पोज करके, ठीक ना, और उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है।
तो बैक्टीरिया ही ये सब काम करते हैं। मीथेन गैस इज अ वैल्यूएबल फ्यूल्स, देखिए लिखा हुआ है मीथेन गैस के बारे में। मीथेन गैस जो है एक वैल्यूएबल फ्यूल है, बहुत ही कीमती मूल्यवान फ्यूल है, गैस है, ईंधन है। द वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड द बायोगैस प्लांट इज यूज एज मैन्यूर। तो एक तरफ तो बायोगैस बन गया, दूसरी तरफ बायोगैस जिस चीज से बन रहा होता है तो बायोगैस तो उससे निकल गया, बाकी जो वेस्ट बच जाता है उसका, ठीक ना, बाकी जो शेष चीज बच जाता है उसका हम लोग खाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना, एग्रीकल्चर में। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज, बेफेलोज, शीप etc. तो जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स है, रूमिनेंट एनिमल्स मतलब जो घास वगैरह खाते हैं और चबाते रहते हैं बैठ करके, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं आसानी से, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक ना, जो भी घास वगैरह खाते हैं, शाकाहारी जीव हैं, वो रूमिनेंट एनिमल्स हो गए। तो बैक्टीरिया उनके इंटेस्टाइन में, आंत में प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग सेलुलोज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। तो सेल वॉल में जो सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, मैं पता था सेल वॉल जो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, सेलुलोज को वो लोग डाइजेस्ट करता है बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक ना, देयर बाई हेल्पिंग दीज एनिमल्स टू यूज ग्रास एज देयर स्टेपल फूड। इसीलिए जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं सबका स्टेपल फूड जो है, मुख्य भोजन जो है वो घास ही होता है, आहार में घास लेते हैं वो लोग ताकि बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर सके। और हमारे बॉडी में बैक्टीरिया वो नहीं होता है तो सेलुलोज का डाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग घास वगैरह नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, राइजोबियम क्या होता है, जो दाल वाला पौधा होता है ना, लेगुमिनस प्लांट को बोलते हैं दाल वाला पौधा, उसके जड़ों में पाया जाता है, नोड्स के रूप में, नोडुल्स के रूप में पाया जाता है। एंड नोडुल्स में पाया जाता है ये बैक्टीरिया राइजोबियम, ठीक ना। ये क्या करता है ये मैं बताता हूँ, ये करता क्या है, इसका काम क्या है। तो करता ये है कि एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर का मतलब होता है सॉइल बैक्टीरिया जो मिट्टी में रहते हैं, है ना, एब्जॉर्ब फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, एयर से एजोटोबैक्टर जो होता है एयर से नाइट्रोजन को, जो फ्री नाइट्रोजन है, दो तरह के नाइट्रोजन पाते हैं, कंबाइन स्टेट में जो ऑलरेडी कंबाइन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं जैसे NO2, है ना, तो ऑक्सीजन उसमें मिला हुआ, लेकिन जो फ्री बैक्टीरिया है जो कंबाइन स्टेट में नहीं पाता है उसको ये एजोटोबैक्टर क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, ले लेता है एयर से और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है तो उसको प्लांट जो है यूज करते हैं और ग्रो करते हैं, है ना, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लांट इस्तेमाल करते हैं। तो बैक्टीरिया जो है जड़ों में ही पाया जाता है, दाल वाला पौधा का जितना दाल वाला पौधा था उसके जड़ों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है बैक्टीरिया आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स। अच्छा, बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक बनाने में भी काम में आता है, एंटीबायोटिक जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक ना, एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट जो होता है वो बैक्टीरिया से ही बनता है। अगला पॉइंट है सम यूजफुल बैक्टीरिया लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। अच्छा, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मनुष्य के, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़े वाले इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहाँ पर विटामिन के, बी, बायोटिन एंड विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं। तो फायदा तो हुआ ही बैक्टीरिया का। जितना भी हम पॉइंट बताए हैं ये सारा चीज़ जो है बैक्टीरिया का एडवांटेज है, हेल्प करते हैं बैक्टीरिया इस चीज़ में। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इसका हार्मफुल एक्शन क्या होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, लाइफ पर हार्मफुल एक्शन क्या होता है, इसका बैड इफेक्ट क्या होता है। तो पहला पॉइंट है बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स। बैक्टीरिया जो है पौधे में, प्लांट में बीमारी पैदा करते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं। वो कौन कौन सा बीमारी है, जैसे साइट्रस कैंकर, पोटैटो स्कैब, लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। कॉटन का जो पत्ते पर देखेंगे धब्बा धब्बा रहता है, ठीक ना, वो जो है बैक्टीरिया के कारण से होता है। आलू वगैरह में ये सब बैक्टीरिया जो है बीमारी पैदा करता है। डिजीज लाइक कोलेरा, डिप्थीरिया, प्लेग, टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं,
ये सारी बीमारी जो है बैक्टीरिया के कारण से ही होता है, ठीक ना। और बहुत ही बुरा बीमारी है, सब बहुत ही खराब बीमारी है। टीबी हो गया, प्लेग हो गया, टिटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है, ये क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग यही चीज़ लिखिएगा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए नीचे में ड्राइंग दिखाया गया है, स्टेफिलोकोकस का ड्राइंग कैसा होता है, डिप्लोकोकी का ड्राइंग कैसा होता है, और ये कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सा बीमारी फैलाता है वो भी नाम दिया है नीचे में, देख लीजिए। जैसे स्टेफिलोकोकस जो है सोर थ्रोट होता है, ठीक ना, गले में बीमारी पैदा करता है। डिप्लोकोकी जो होता है निमोनिया पैदा करता है। ट्रिपोनेमा जो होता है सिफिलिस, और सैल्मोनेला जो होता है टाइफाइड फीवर के लिए। और इसका इंजेक्शन का भी नाम है इसका इंजेक्शन जो होता है ये सैलोमोनेला के नाम से इंजेक्शन भी आता है इसका, ठीक ना, सैल्मोनेला के नाम से इंजेक्शन भी इसका आता है। तो सैल्मोनेला इंजेक्शन जो है वो इस बैक्टीरिया को ही खत्म करता है और टाइफाइड फीवर खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट है बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। अच्छा, बैक्टीरिया जो है भोजन को भी बर्बाद करता है। अगर भोजन रखा हुआ है बना करके तो उसको उसमें जो स्मेल आता है ना, बैड स्मेल या टेस्ट खराब रहता है, वो बैक्टीरिया के कारण से ही होता है। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का सड़ना, वेजिटेबल का खराब होना, मीट का चिकन का खराब होना, ये सब बैक्टीरिया के कारण से ही होता है, ठीक ना। Improperly canned food may have anaerobic bacteria sometimes। जितने भी कैंड फूड है, ठीक ना, उन सब में अनएरोबिक बैक्टीरिया जो होता है आता है, लगा होता है। विच रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस, जो जहरीले पदार्थ को रिलीज करते हैं बॉडी से वो बैक्टीरिया, ठीक ना। और क्या होता है, बोटुलिज्म होता है। बोटुलिज्म मतलब होता है विषाक्तता, मतलब जहर पैदा करता है और भोजन जो है वो जहरीला होता है और उस भोजन को खाने से हमारे बॉडी में भी बहुत डेंजरस बीमारी हो सकता है। उस बीमारी का नाम है बोटुलिज्म, ठीक ना। ये खाने से जुड़ा बीमारी है। खाना खराब अगर खाएंगे तो बोटुलिज्म बीमारी हो जाएगा। इसलिए अगर खाने में थोड़ा भी स्मेल है या टेस्ट खराब है, चाहे वो खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको मत खाइए, ना खाइए। और भोजन को कभी भी कवर करके नहीं रखना चाहिए। चावल वगैरह को कभी कवर करके रखना चाहिए। चावल को बोला गया है कि चावल को अगर खुला छोड़ते हैं तो तुरंत उसमें फंगस आ जाता है। चावल को कभी भी ढक करके रखना चाहिए, ठीक ना। बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला एंड स्टेफिलोकोकी कॉज फूड पॉइजनिंग। देखिए लिखा हुआ है, जो सैल्मोनेला होता है और स्टेफिलोकोकी होता है ये भोजन को जहरीला बनाने में हेल्प करते हैं, जहरीला बनाते हैं, बहुत ही डेंजरस। अब आइए वायरस, जिसका हाहाकार, जिसका प्रकोप अभी है वायरस का, है ना। तो कोरोना वायरस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस आर मिनट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस जो होता है बैक्टीरिया से छोटा ऑर्गेनिज्म है। इसका साइज जो है 0.015 से लेकर के 0.2 माइक्रोन तक होता है, बहुत छोटा। एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो और भी छोटा चीज को देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, उससे हम लोग देखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। दे लिव ऑन एंड ग्रो ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। ये एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, उसके बॉडी के अंदर ये ग्रो करते हैं वायरस, ठीक ना, लिविंग सेल के अंदर। यहाँ पर देखिए मैंने वायरस का एक ड्राइंग दिखा रखा है। आरएनए है, आरएनए स्ट्रैंड यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना। प्रोटीन कोट दिया होगा जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ देखिए, यहाँ पर चैन की तरह एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर बोलते हैं कैप्सोमेर्स, कैप्सोमर्स बोलते हैं इसको, ठीक ना, कैप्सोमर्स। तो कैप्सोमर्स हो गया। उसका देखिए ये जनरलाइज स्ट्रक्चर है वायरस का। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस का क्या क्या कैरेक्टर्स है। वायरस हैव द वैरायटी ऑफ शेप्स। वायरस का भी अलग अलग शेप होता है, ठीक ना। दे में भी हेक्सागोनल, स्फेरिकल, रड शेप्ड, पॉलीगोनल, क्यूबिकल। ये हेक्सागोन हो सकते हैं 6 साइड वाले, ठीक ना, 6 साइड का फिगर कैसा होता है वैसा हो सकते हैं, ठीक ना। स्फेरिकल हो सकते हैं, रड शेप का हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप का हो सकता है, क्यूबिकल शेप का हो सकते हैं, और ये बहुत सारा शेप होता है। देयर स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म नहीं होता है, मतलब आउटर लेयर कवर जो होता है ये नहीं होता है, ठीक ना, साइटोप्लाज्म इसके अंदर नहीं होता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर नहीं होता है ना। देयर इज जस्ट अ सेंट्रल कोर ऑफ आरएनए एंड डीएनए। इसमें सिर्फ आरएनए और डीएनए होता है। आरएनए और डीएनए मतलब क्या होता है? आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का होता था राइबोन्यूक्लिक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड तो दोनों में कॉमन है। आरएनए हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए हो गया डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। तो सराउंडेड बाय द शीथ ऑफ प्रोटीन कोट। तो आरएनए और डीएनए जो होता है वो प्रोटीन कोट से घिरे हुए होते हैं, ठीक ना। प्रोटीन का कवर लगा रहता है इसके ऊपर। और दिस प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ रेगुलरली पैक्ड प्रोटीन्स यूनिट कॉल्ड कैप्सिड। और यह जो प्रोटीन कोट होता है ये लगातार एक प्रोटीन यूनिट से कवर होते जाता है। इस प्रोटीन यूनिट को ही बोलते हैं हम लोग कैप्सिड, ठीक ना, कैप्सिड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारा वायरस का यहाँ पर ड्राइंग दिया हुआ है। वैक्सीनिया वायरस काउपॉक्स का बीमारी फैलाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी फैलाता है। HIV एड्स फैलाता है। राइनो वायरस जो है कॉमन कोल्ड के लिए है, सर्दी जुकाम होता है तो राइनो वायरस होता है। और अभी तो आ गया कोरोना वायरस। एडिनो वायरस जो है रेस्पिरेटरी वायरस है, जो रेस्पिरेशन में सांस लेने में ये करता है, प्रॉब्लम करता है। और एक आखिरी दिया है पोलो वायरस, मतलब ये पोलियो के लिए जिम्मेदार है। पोलो वायरस से पोलियो होता है। इसको याद रखिएगा कौन सा वायरस कौन सा बीमारी फैलाता है। अगला पढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा दे आर नॉट फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ठीक ना, मतलब ये लिविंग नहीं होते हैं। जब ये बॉडी में जाते हैं तभी ये अपना एक्शन या मूवमेंट या प्रक्रिया को दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे डेड की तरह रहते हैं बाहर में। दे ग्रो ऑन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड अदर लिविंग थिंग्स। दिखा, जो दूसरे लिविंग थिंग्स के अंदर में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आउटसाइड लिविंग सिस्टम वायरस लाइक अ नॉन लिविंग सब्सटेंस दिया ना। अगर लिविंग सिस्टम के बाहर वो हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करते हैं। अगर बॉडी के बाहर में रहते हैं ऐसे खुले में तो नॉन लिविंग होते हैं, ये डेड होते हैं। इट नाइदर रेस्पायर्स नॉर रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट। ये बॉडी के अगर बाहर रहते हैं, अगर होस्ट के बाहर रहते हैं, होस्ट मतलब किसी का भी बॉडी में कोई भी जानवर या एनिमल्स वगैरह, अगर उससे बाहर में है तो ये रेस्पायर नहीं करते हैं और ना ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये सांस नहीं लेते हैं और ना ही अपने बॉडी को मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं, है ना। दे आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक लिंक है, एक कड़ी है, एक श्रृंखला है, ठीक ना, जो जोड़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। इसी कारण से चूंकि ये बाहर डेड रहते हैं, इसी कारण से इसको मारना बहुत मुश्किल है। डेड चीज को क्या मार सकते हैं? डेड तो पहले से डेड है। अगर बॉडी में आता है तो उसको इंजेक्शन वगैरह या दवा वगैरह से रोकने का कोशिश कर सकते हैं। दे कैन बी स्टोर लाइक ए सॉल्ट और शुगर इन बॉटल्स, है ना। जिस तरीके से शुगर और सॉल्ट को हम लोग बॉटल में स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही ये भी बॉटल में स्टोर करके रखा जा सकता है। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन वायरसेस एज दे डू नॉट हैव मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ऑन। एंटीबायोटिक जो है उसका वायरस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के देता है, यही एंटीबायोटिक खाइए। वायरस की बीमारी में एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करता, नहीं खाना चाहिए एंटीबायोटिक। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहा है, तो एंटीबायोटिक जो वायरस पर कोई काम करता ही नहीं, ठीक ना। अब है वायरस फाउंड इन प्लांट्स आर नोन एज प्लांट वायरस। और जो वायरस प्लांट के ऊपर पाया जाता है उसको बोलते हैं प्लांट वायरस, है ना। और जो ह्यूमन के ऊपर पाया जाता है उसको बोलते हैं ह्यूमन वायरस। तो ऐसे तो होता है HIV, नाम सुना होगा HIV वायरस, मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन के ऊपर पाया जाता है, ठीक ना। वायरस फाउंड इन प्लांट्स, ये तो बता दिया। अब ये डिजीज कॉजिंग वायरस, हार्मफुल वायरस, जो हार्मफुल वायरस हैं, ठीक ना, यानी कि ऐसे भी वायरस होंगे जो डिजीज कॉजिंग वायरसेज यानी हार्मफुल वायरस, वैसे वायरस जो बीमारी फैलाते हैं, जो नुकसान करते हैं बॉडी को या ह्यूमन बींग्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक ना। वायरस आर ऑलवेज पैरासाइट्स एंड देयरफॉर कॉज डिजीज इन देयर होस्ट। होस्ट का मतलब जहाँ वो निवास करते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जिसके बॉडी पर वो रहते हैं, उसको होस्ट बोलते हैं। तो वायरस हमेशा पैरासाइट का काम करते हैं। पैरासाइट किसको बोलते हैं? जो दूसरे के बॉडी पर रहते हैं और अपना फूड
या न्यूट्रिशन उससे लेते हैं, ठीक ना, तो उसके बॉडी में रह करके वो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है, बहुत डेंजरस है। मैनी ह्यूमन डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मिसलीज, मम्स, चिकन पॉक्स, रेबीज इटीसी, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हो गया इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया सर्दी जुकाम, मिसलीज हो गया, मम्स हो गया, देखिए गले फूल जाते हैं बच्चे लोग के, है ना, चिकन पॉक्स हो गया, रेबीज हो गया, ये सारा बीमारी जो है वायरस से ही होते हैं। अच्छा, वायरस से बीमारी होता है ना, उसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना, तो ये सब वायरस से होता है। वन ऑफ द मोस्ट फैटल डिजीज कॉज बाई वायरस इज एन HIV वायरस इज एड्स। एक सबसे फैटल डिजीज है, फैटल का मतलब होता है घातक बीमारी, बहुत ही घातक बीमारी जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है, वो होता है HIV वायरस से। HIV वायरस का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यहाँ पर देखिएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यहाँ पर देखिएगा आपका लिखा हुआ ब्लैक में ब्रैकेट में करके। और ये वायरस एड्स फैलाता है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक ना। इट स्प्रेड्स थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन्स। एड्स तभी फैलता है जब किसी को एड्स हो और उसके साथ अगर हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, ठीक ना, फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हैं, ठीक ना, तो हमको एड्स हो सकता है। टोबैको मोजाइक वायरस, एक होता है TMV, इसको बोलते हैं TMV टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक ना, ग्रो इनसाइड द सेल ऑफ द टोबैको प्लांट। तो जो टोबैको प्लांट होता है, टोबैको मतलब होता है तंबाकू या गुटखा वगैरह जो खाते हैं, ठीक ना, खैनी वगैरह जो खाते हैं, टोबैको हो गया। तो उस टोबैको प्लांट के सेल के अंदर एक वायरस होता है, उसको बोलते हैं टोबैको मोजाइक वायरस। उससे भी हमको वायरस वाली बीमारी हो सकता है, इससे टोबैको गुटखा वगैरह नहीं खाना चाहिए। कैटल्स में, कैटल्स मतलब होता है गाय भैंस मवेशी वगैरह, ठीक ना। FMDV का मतलब फूड एंड माउथ डिजीज वायरस। फूड एंड माउथ डिजीज वायरस कॉजेज फूड एंड माउथ डिजीज। ये क्या होता है FMDV फूड एंड माउथ डिजीज, मतलब ये पैर में और मुंह में बीमारी होता है, ठीक ना। पोलियो वायरस, पोलियो होता है, लकवा मार देता है, ये वायरस होता है पोलियो वायरस से, यानी कि पोलियोमाइलिटिस से पोलियो होता है, ठीक ना। और FMDV से फूड और माउथ का बीमारी होता है, फुट और माउथ, पैर और मुंह का बीमारी होता है। आगे पढ़ते हैं फंगी के बारे में, ठीक ना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द ग्रीनिश और येलोइश ग्रोथ ऑन लेदर गुड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के मौसम में अगर हम कोई भी चीज़ खा करके फेंकते हैं, जैसे मेज का जो लकड़ी, मेज का जो बचा पोर्शन होता है, मकई जब खा करके हम लोग उसका जो पार्ट होता है उसको फेंक देते हैं अगर, या फिर अचार वगैरह हो गया, या फिर लेदर चमड़ा हो गया, उसके ऊपर देखिएगा ब्राउन कलर का या वाइट कलर का ग्रीनिश येलो, है ना, हल्का येलो और हल्का ग्रीन कलर का उस पर एक लेयर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं फंगस, ठीक ना। बरसात के मौसम में देखा होंगे आप लोग। द ग्रीनिश स्कॉटी ग्रोथ और रोटिंग फ्रूट्स, ब्रेड्स, पिकल्स, ब्यूटीफुल मशरूम्स ग्रोज इन द फील्ड्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फंगी। जो ग्रीनिश कॉटन लग जाता है, उस पर जो लेयर लग जाता है, वो कौन कौन सा है, जैसे फ्रूट्स अगर सड़ रहा है, सड़ा हुआ फ्रूट्स हो गया, आम खा के मैंने फेंक दिया उसके गुठली को, उस पर भी ग्रीनिश लेयर आ जाते हैं। ब्रेड हो गया, रोटी वगैरह या पाव वगैरह जो बिकता है, अचार हो गया, पिकल्स या मशरूम जो उगता है, ये सब एग्जाम्पल हैं फंगस के, है ना। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड इंक्लूड मोल्ड्स। फंगी होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट है। फंगी क्या होता है, वो प्लांट ही तो होता है, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट होता है। नॉन ग्रीन प्लांट का एग्जाम्पल फंगी है, याद रखिएगा, या मशरूम है, सॉरी मशरूम है नॉन ग्रीन प्लांट का। तो नॉन ग्रीन इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल्स नहीं होते हैं, और जब क्लोरोफिल नहीं होता है जिस प्लांट में, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे के बॉडी पर डिपेंड रहते हैं, इसी तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड हेंस आर हेटेरोट्रोपिक। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए हेटेरोट्रोपिक कहलाते हैं। ऑटोट्रोपिक्स और हेटेरोट्रोपिक्स पढ़ा होगा आपने। ऑटोट्रोपिक्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ वगैरह, और हेटेरोट्रोपिक्स अपना भोजन दूसरे से डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक्स, है ना। जैसे मशरूम वगैरह हो गया, या इंसान भी होते हैं हेटेरोट्रोपिक्स। दे मे बी पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइटिक।
ये पैराजाइटिक हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक होते हैं। पैराजाइटिक का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और सेप्रोफाइटिक का मतलब भी यही होता है जो अपना भोजन दूसरे से लेते हैं। दे सेक्रेट एंजाइम्स टू डाइजेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मैटर्स। जो बाहर में ऑर्गेनिक मैटर है ये अपने अंदर से एक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ठीक ना। दे ग्रो बेस्ट इन डार्क प्लेसेज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, जैसे जंगल वगैरह में या बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह घना जंगल है, उस जगहों पर ये ज़्यादा उगते हैं, ज़्यादा होते हैं। प्लेसेज वेयर वार्मथ एंड मॉइस्चर आर अवेलेबल, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा हो और वार्म ज़्यादा हो, गर्मी, और ये प्लेस बरसात के मौसम में ही हो सकता है, मॉइस्चर और गर्म जगह जंगल में, ठीक ना। फंगी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। फंगी को हम लोग 3 मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और वो क्या क्या। पहला है थ्रेड लाइक फंगी, जिसको बोलते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए डाउनी मिल्डो, ठीक ना, मिल्ड्यू। दूसरा है सैक फंगी, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट, और क्लब फंगी, इसको बोलते हैं मशरूम। क्लब फंगी मशरूम हो गया। तो अगर एग्जाम्पल आएगा लिखने के लिए, जैसे आ गया थ्रेड लाइक फंगी का एग्जाम्पल दीजिए, तो डाउनी मिल्डो, ठीक ना, ये पतला पतला निकला रहता है, बरसात के मौसम में देखिएगा, ठीक ना, वाइट वाइट कलर का। सैक फंगी ईस्ट को बोलते हैं, ठीक ना। और क्लब फंगी मशरूम होता है जो छत्ते की तरह होता है, देखा होगा आप लोगों ने। चलिए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। एग्जाम्पल्स फंगी का लेते हैं हम लोग, बहुत सारा फंगी होता है। एग्जाम्पल जैसे ईस्ट हो गया। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट आर टाइनी राउंड यूनिसेलुलर फंगी दैट लिव इन कॉलोनीज। ईस्ट एक यूनिसेलुलर राउंड शेप का फंगी है जो कॉलोनीज बनाकर रहता है, ग्रुप्स बनाकर रहता है, ठीक है। दे कैन सर्वाइव बोथ इन एरोबिक एंड अनएरोबिक कंडीशंस। ये एरोबिक कंडीशंस हो या अनएरोबिक कंडीशंस हो, पता है दोनों आपको। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और अनएरोबिक का मतलब होता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर, रेस्पिरेशन करना, ठीक ना। तो ईस्ट में दोनों तरह के होते हैं, एरोबिक भी और अनएरोबिक भी। मिल्ड्यूज आर आल्सो यूनिसेलुलर फंगी। ये जो फंगी होता है ये भी यूनिसेलुलर होता है, ठीक ना। मोस्ट ऑफ देम आर पैराजाइट्स दैट ग्रो ऑन प्लांट्स लाइक ग्रेप्स, रोप्स, गूजबेरीज, वीट्स एंड बार्ली। ये जो फंगी होता है ये कौन कौन से प्लांट पर ग्रो करता है? ग्रेप्स पर, रोजेज पर, गूजबेरीज पर, व्हीट पर और बार्ली पर। प्लांट, इन सभी प्लांट पर ये मशरूम, ये मिल्ड्यू जो है ग्रो करता है, ठीक ना। और उनका जो न्यूट्रिशन है अपने बॉडी में लेता है और अपने शेप को बढ़ाता है। दे डू नॉट किल द प्लांट्स बट मेक देम वीक। ये प्लांट को मार नहीं देते हैं बल्कि उनका जितना खाना है, जितना न्यूट्रिशन है वो सब एब्जॉर्ब करते हैं और उस प्लांट को कमजोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मोल्ड्स। मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर फंगी। मोल्ड जो होता है वो मल्टी सेलुलर फंगी होता है, ठीक ना। दे कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग थ्रेड। ये एक ब्रांचिंग थ्रेड बनाते हैं, धागा की तरह था, पतला ट्यूब की तरह था, बहुत सारा, ठीक ना। और इसको बोलते हैं, इसको हाइफे भी बोलते हैं, हाइफे, या इसको बोलते हैं हम लोग मिसलियम। याद रखिएगा मिसलियम क्या होता है। मोल्ड आर मल्टी सेलुलर फंगी, दे कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग थ्रेड। जो नेटवर्क होता है ब्रांचिंग थ्रेड का उसको बोलते हैं हम लोग मिसलियम। दे कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द स्टेल ब्रेड। अगर कोई रोटी सड़ गया है, खराब हो गया है, बासी हो गया है, या अचार या फल वगैरह या जूता वगैरह गंदा है चमड़ा का, उसके ऊपर आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, ठीक ना। मोल्ड्स भी एरोबिक ही होता है, ठीक ना। मशरूम आर द लार्जेस्ट फंगी। सबसे बड़ा फंगी मशरूम ही होता है, लार्जेस्ट फंगी है। लार्जेस्ट फंगी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मशरूम हो जाएगा, ठीक ना। You might have seen them growing on the decaying wood or grassy ground during rainy seasons. बरसात के मौसम में अक्सर इसको देखा जा सकता है पेड़ के ऊपर, या कोई पत्ता वगैरह या डाली वगैरह सड़ रहा है जमीन में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक ना। या ग्रासी ग्राउंड है, अगर घास वाला ग्राउंड है तो वहाँ पर भी ये निकल आते हैं। और बहुत कोई तो इसका सब्जी भी खाते हैं, लेकिन डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जी का लायक है और कौन सा जहरीला होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए फिगर दिखाया गया है मशरूम का जो जंगली होता है, और यहाँ पर ईस्ट दिखाया गया, देखिए कॉलोनी बना करके हैं।
राइजोबस यहाँ पर दिखाया गया है और पेंसिलम दिखाया गया है, ठीक ना। ये सब जो है प्लांट होते हैं, ठीक ना, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी। अब फंगी का इंपॉर्टेंस क्या है? फंगी का इंपॉर्टेंस क्या है? ईस्ट इज यूज इन मेकिंग ब्रेड, केक्स, इडली एंड डोसा। डोसा ये ब्रेड, केक्स और इडली बनाने में ईस्ट का यूज करते हैं। और ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है, याद रखिएगा, ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है, ठीक है। आगे है, ईस्ट इज ऑल्सो यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन्स बाय ग्रोइंग देम ऑन द नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस। देखिए, ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शंस में भी करते हैं, जैसे अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल का बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल होता है, या वाइन बनाने के लिए भी ईस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक ना। अब ये ग्रोइंग देम ऑन नेचुरल शुगर्स, जो भी नेचुरल शुगर हैं, जैसे नेचुरल शुगर में स्टार्च पाए जाते हैं, यानी कि बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया और क्रस्ट फ्रूट जूस, जो जिस फ्रूट को क्रश करके जूस निकाला होता है उसमें ईस्ट का यूज करके अल्कोहल बनाने में काम करते हैं, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सम फंगी 3 पॉइंट, सम फंगी सच एज मशरूम्स आर डायरेक्टली यूज एज फूड। कुछ फंगी है जैसे मशरूम, इसका यूज हम लोग डायरेक्ट फूड के लिए भी कर सकते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट ओनली सम वेराइटीज ऑफ मशरूम्स आर एडिबल। ऐसा नोट कर लीजिए कि कुछ ही मशरूम है जो खाने योग्य होते हैं, सारे के सारे मशरूम खाने योग्य नहीं होते हैं, कुछ जहरीले भी होते हैं, तो उसको आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक ना। सम मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फंगी। कुछ मेडिसिन हैं जो दवा बनाने के काम आते हैं, कुछ फंगी हैं जो दवा बनाने के काम आते हैं। कौन कौन दवा? जैसे पेंसिलिन जो है, आपको ड्राइंग दिखाया गया था ऊपर में, पेंसिलिन से बनता है पेंसिलम नोटेटम, ठीक ना, यह एक एंटीबायोटिक है, ठीक ना। दे आर हेल्पफुल इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे जितने किचन में जितना वेस्ट निकलता है, पिल्स वगैरह, छिलका वगैरह हो गया, सब्जी वेजिटेबल पिल्स हो गया, या पेड़ पौधे जो टूट करके गिरे हुए जिन पर, उन सबको डिकम्पोज करने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक ना, फंगी। दिस हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प कौन करता है? फंगी। अब पढ़ते हैं, ये तो इसका यूजफुल हो गया ना फंगी का, अब इसका पढ़ते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगी। फंगी खतरनाक भी हो सकता है। पहला है, सम फंगी कॉज स्किन डिजीज। कुछ कुछ फंगी है जो स्किन डिजीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जैसे खुजली वगैरह होता है ना, ये फंगी के कारण से होता है, फंगस से होता है। इसके लिए एंटी फंगल टैबलेट्स आता है या एंटी फंगल क्रीम्स आता है, उसको लगाने से ये ठीक होता है। दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स। प्लांट में बीमारी होता है, जैसे लूज, स्मट ऑफ व्हीट, पोटैटो ब्लाइट, ये सब जो है प्लांट में होने वाली बीमारी है। पोटैटो ब्लाइट हो गया या लूज स्मट ऑफ व्हीट हो गया। सम ऑफ द फंगी स्पॉइल फूड एंड रॉट क्लॉथ्स, शूज, वुडन मटेरियल्स, बुक्स। कुछ कुछ फंगस तो ऐसा होता है जो हमारे भोजन को तो बर्बाद करता ही है, ठीक ना। रॉट क्लॉथ को भी बर्बाद करता है, कपड़े को बर्बाद करता है, जूता जो होता है उसको बर्बाद करता है, चमड़ा का, और लकड़ी का जो भी मटेरियल्स है उसको बर्बाद करता है, सड़ाता है, और बुक्स वगैरह को भी बर्बाद करता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर बुक्स में अगर मॉइस्चर लग जाता है, नमी लग जाता है बुक्स में, तो बुक्स धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक ना। या बुक्स का जो कलर चेंज होता है, ये वाइट से येलो होता है, ये सब फंगस का ही देन है, फंगस का ही इफेक्ट है। ए टाइप ऑफ फंगस लिव्स बिटवीन द टोज इन द ह्यूमंस। मनुष्य का जो पैर होता है, अंगूठा होता है, उस अंगूठे के बीच में वो फंगस होता है। बरसात में आप देखे होंगे उस कारण से पैर में खुजली होने लगता है, या पैर जो है सड़ा हुआ दिखता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें गर्म तेल लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, ठीक ना। उसमें इचिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है। दिस कॉजेज डिजीज नोन एज एथलीट फुट। और इससे एक और बीमारी होता है एथलीट फुट, मतलब इससे ही होता है,
ठीक है। तो ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है वो हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए जो है इतना ही छोड़ते हैं। मैंने जो भी बताया है, जो भी समझाया है, उसको फिर से रिपीट कर करके सुनते रहिए, और बोर्ड में जो भी स्क्रीन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था पेपर, उसको पढ़िए और मेरी बातों को सुनिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। थैंक यू।